भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि कागज़ पर कलम से भी लड़ी गई। अखबार वो सिर्फ खबरें नहीं छाप रहे थे, वो पूरे देश में राष्ट्रवाद की एक मशाल जला रहे थे। पर तब क्या होता है जब हुकूमत को शब्दों की ताकत से डर लगने लगे? ये कहानी उसी दौर की है, जब एक कलम इतनी बड़ी ताकत बन गई कि एक पूरे साम्राज्य ने उसे खामोश करने की ठान ली। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक वक्त ऐसा था जब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखा गया एक एक शब्द आपकी पूरी की पूरी प्रिंटिंग प्रेस पर ताला लगा सकता था। चलिए, आज उस कानून की कहानी में गहराई से उतरते हैं जिसे कलम को जंजीरों में जकड़ने के लिए बनाया गया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अंग्रेज इतने घबराए हुए क्यों थे? इस कानून को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस डर को समझना होगा जिसने इसे जन्म दिया। आखिर भारतीय अखबारों में ऐसा क्या छप रहा था जो ब्रिटिश सरकार की रातों की नींद उड़ा रहा था? देखिए, इसकी जड़ें जुड़ी हैं 1857 के महासंग्राम से। उस विद्रोह के बाद भारतीयों में एक नई राजनीतिक चेतना जाग रही थी, और इस चेतना को घर घर तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया बन रहे थे हमारी अपनी भाषाओं में छपने वाले अखबार। खासकर वाइसरॉय लॉर्ड लिटन के दौर में ब्रिटिश नीतियां भारतीयों के लिए कहर बनकर टूट रही थीं। सोचिए, एक तरफ देश में भयानक अकाल पड़ा था, लाखों लोग भूख से मर रहे थे, और दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार दिल्ली में एक आलीशान दरबार सजाने और अफगानिस्तान में एक महंगी लड़ाई लड़ने में पैसा पानी की तरह बहा रही थी। देसी भाषा के अखबार इन्हीं नीतियों की तीखी आलोचना कर रहे थे, जिससे आम जनता में सरकार के खिलाफ गुस्सा उबल रहा था। और ये आंकड़े तो देखिए, ये अपने आप में एक कहानी बताते हैं। उस वक्त जहां अंग्रेजी के सिर्फ 20 के करीब अखबार थे, वहीं हमारी अपनी भाषाओं में 200 से ज्यादा अखबार छप रहे थे। मतलब इनकी पहुंच छोटे छोटे कस्बों और गांवों तक थी, और यही बात अंग्रेजों को सबसे ज्यादा डरा रही थी। तो इस बढ़ती आवाज का गला घोंटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक नया हथियार तैयार किया, एक बेहद सख्त दमनकारी कानून। एक ऐसा कानून जिसका एक ही मकसद था प्रेस पर पूरी तरह पहरा बिठाना। 14 मार्च 1878 ये वो तारीख थी जब लॉर्ड लिटन ने वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया। कहने को तो इसका मकसद राजद्रोही यानी सरकार के खिलाफ लिखे गए लेखों को रोकना था, पर असल में ये प्रेस की आज़ादी को ख़त्म करने वाला कानून था। इसीलिए इसका नाम पड़ गया गैगिंग एक्ट, यानी मुंह बंद करने वाला कानून। इस कानून का सबसे शर्मनाक पहलू था इसका खुला भेदभाव। ये सारे कठोर नियम सिर्फ हिंदी, बंगाली, मराठी, उर्दू मतलब भारतीय भाषाओं के अखबारों पर ही लागू होते थे। वहीं अंग्रेजी में छपने वाले अखबारों को पूरी तरह से आज़ाद छोड़ दिया गया था। तो ये काम कैसे करता था? समझिए, पहला कदम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी भी देसी अखबार के एडिटर को बुलाकर एक बॉन्ड साइन करवा सकता था कि वो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छापेगा। दूसरा कदम, अगर अखबार ने फिर भी कुछ गलत लिखा तो उसकी जमा की गई सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी। और तीसरा और आखिरी कदम, अगर गलती फिर दोहराई गई तो पूरी की पूरी प्रिंटिंग प्रेस पर ही ताला लग जाएगा। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का फैसला ही आखिरी माना जाता था। आप उसके फैसले के खिलाफ किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते थे। इसने तो पत्रकारों से उनके बुनियादी कानूनी अधिकार छीन लिए थे। ये तानाशाही के सिवा और कुछ नहीं था। लेकिन क्या भारत की पत्रकारिता ने इतनी आसानी से हार मान ली? बिल्कुल नहीं। यहीं से तो शुरू होती है हिम्मत, चतुराई और प्रतिरोध की एक नई कहानी, कलम की लड़ाई। इसका सबसे शानदार उदाहरण है अमृता बाजार पत्रिका। इस बंगाली अखबार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी अंग्रेजों ने कल्पना तक नहीं की थी। कानून से बचने के लिए पत्रिका के संपादकों ने रातों रात, जी हां, सिर्फ एक रात में इसे बंगाली से पूरी तरह अंग्रेजी अखबार में बदल दिया। क्यों? क्योंकि कानून तो सिर्फ देसी भाषाओं पर लागू होता था, अंग्रेजी पर नहीं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। पूरे देश में इस काले कानून के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। संपादकों ने अपने एडिटोरियल में इसकी धज्जियां उड़ाईं, और कई अखबारों ने तो व्यंग्य, कविताओं और अलग-अलग प्रतीकों का इस्तेमाल करके अपनी बात कहना जारी रखा। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एक्ट का आखिर में असर क्या हुआ। क्या अंग्रेज सरकार अपनी चाल में कामयाब हुई? इसका जवाब आपको भी चौंका देगा। देखिए, ये दमनकारी कानून ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। जबरदस्त विरोध के चलते सिर्फ 4 साल बाद 1882 में अगले वाइसरॉय लॉर्ड रिपन को इसे रद्द करना पड़ा।
और यहीं पर इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। ये कानून पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। जिस कानून को असंतोष की आवाज दबाने के लिए बनाया गया था, उसी कानून ने पूरे भारत के लोगों को प्रेस की आज़ादी के मुद्दे पर एक कर दिया। इसने राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने की बजाय उसे और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। तो अगर परीक्षा के नजरिए से देखें तो एक बात जरूर याद रखनी है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 देसी प्रेस को चुप कराने की एक भेदभावपूर्ण कोशिश थी, लेकिन इसने अनजाने में भारतीय राष्ट्रवाद की आग को और ज्यादा भड़का दिया। अंत में हम ये कह सकते हैं कि जिस गैगिंग एक्ट को असहमति को खामोश करने के लिए बनाया गया था, वो आखिरकार एक ऐसा बिगुल बन गया जिसने एक एकजुट राष्ट्र का आह्वान किया। ये इतिहास हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या किसी आवाज़ को दबाने की कोशिश उसे सच में ख़त्म कर सकती है, या हर दमन उसे पहले से ज़्यादा ही बुलंद बना देता है? इतिहास ऐसी ही दिलचस्प कहानियों और सबकों से भरा पड़ा है। ऐसे ही और ज़रूरी ऐतिहासिक पलों को गहराई से समझने के लिए हिस्ट्री विद फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।